कहा जाता है कि आज से करीबन 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती बनी और आज ही से करीबन 3.8 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। इंसानों ने हजारों सालों से अपने पूर्वजों के निशान खोजते हुए पूरी धरती लांघ दी। हम धरती पर आखिर कहां से आए, ये सवाल खुद से पूछते हुए इंसानों ने न सिर्फ आसमान की ओर देखा बल्कि धरती और समुद्र की गहरी थाह में अपने इतिहास को खोजा। लेकिन प्रमाणों के जरिए जैसे जैसे हम समय में पीछे जाते गए, हमारी हैरानी और जिज्ञासा दोनों ही बढ़ते गए और एक वक्त में आकर हमें मालूम हुआ कि हमारे दूर के पूर्वज अरबों साल पहले धरती की सतह पर मौजूद पानी की गर्म और सुरक्षित पनाह में जन्मे होंगे। लेकिन क्या इस बात पर यकीन करना इतना आसान है? आज हम धरती को लाखों तरह के दूसरे जीव जंतुओं के साथ साझा करते हैं। इनमें से कुछ हमारे करीबी हैं जो हमसे मेल खाते हैं, लेकिन कुछ बेहद अनोखे और अलग हैं, इतने अलग कि हमारी और इनकी कुदरत दूर दूर तक कहीं मेल नहीं खाती। लेकिन विज्ञान कहता है कि धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के पूर्वज एक ही थे। इस बात को मानना और इस पर आंखें बंद करके यकीन करना मेरे और आपके लिए काफी मुश्किल है। इसीलिए आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां हम हमारे पूर्वजों के निशान खोजने की कोशिश करेंगे। विज्ञान का ये सफर न केवल आपको सुदूर इतिहास में ले जाएगा, बल्कि हमें मौका मिलेगा उस राज को जानने का जिससे जीवन पैदा हुआ। हम अरबों साल पहले धरती के माहौल का नजारा करेंगे। हम उन जहरीले जीवों को देखेंगे जिन्होंने एक समय में आकर धरती से समूचे जीवन को खत्म कर दिया था। हम सूक्ष्म स्तर पर जाकर देखेंगे कि स्पेस से गिरे एक पत्थर और हमारे शरीर में एक ही जैसे तत्व मौजूद हैं। इस सफर में हमें कुदरत के सबसे गहरे राज जानने को मिलेंगे। इस सफर में हम अपने जीवन का रहस्य जानेंगे। हमारे सफर की शुरुआत होती है कुदरत के एक ऐसे नियम से जिसकी वजह से आज हम और आप यहां तक पहुंचे हैं। यह नियम बेहद कठोर और बेरहम है। इस नियम को हम कुदरत का चुनाव या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ये नियम धरती पर आदिकाल से लागू है, तभी से जब यहां जीवन की नींव रखी गई। इस नियम के तहत धरती पर पैदा हुए सभी जीवों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और जो उसके कहर से बच पाया उसे मौका मिला धरती की खूबसूरत कुदरत का आनंद उठाने का। डायनासोर्स के समय से भी पहले से जीवों में खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद जारी है। कमजोर जानवरों को खूंखार जानवरों ने खत्म किया और खूंखारों को कुदरत के कहर ने। पर इस सब में जो भी प्रजाति अपने आसपास के माहौल से तालमेल बिठाती रही, वही वक्त में खुद के वजूद को बचाने में सफल रही। ऐसा नहीं है कि कुदरत के साथ तालमेल बिठाने में केवल ज्यादा ताकत काम में आई, बल्कि जीवों की समझदारी और खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेने की कला ने ही कुछ खास प्रजातियों को धरती के उस कठोर माहौल में बचे रहने की ताकत दी। जीवों का आकार, उनकी बनावट, रंग और दूसरी खूबियां धरती पर उनके वजूद को बचाए रखने में सबसे अहम साबित हुईं। इस बात को कछुए के अंडों से निकले ये नवजात बच्चे बड़ी आसानी से समझा सकते हैं।
अभी अभी अंडों से बाहर निकले इन बच्चों को रेत पर चलकर शिकारियों से बचते हुए समुद्र की लहरों तक जाना है। अब इनमें से जो बच्चे कमजोर और सुस्त होंगे वो शिकारियों का शिकार बनेंगे, लेकिन जो बच्चे तेज, फुर्तीले और ताकतवर होंगे वो ही समुद्र की लहरों को छू पाएंगे और फिर समुद्र के पानी में अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। यानी कुदरत ने कुछ खास खूबियों वाले बच्चों को चुना। हालांकि कुदरत का ये नियम बड़ा बेरहम है, लेकिन ऐसा हमेशा से होता आया है और इसी नियम के चलते धरती पर जीवों की अलग अलग तरह की प्रजातियां विकसित हो पाईं। यूं तो धरती पर जीवन अरबों साल से मौजूद है, मोटे तौर पर कहा जाए तो करीबन 4 अरब साल से, लेकिन इसकी शुरुआत आखिर कहां पर हुई, ये सबसे अहम सवाल है। धरती पर सबसे बड़े हिस्से में पानी की हुकूमत कायम है। समुद्र का विशाल साम्राज्य पूरी धरती पर फैला है और इसी के अंदर अरबों साल पहले बहुत छोटे जीवों ने जन्म लिया। आज हम समुद्र में बसने वाले ढेरों ऐसे जीवों को जानते हैं जिनकी कुदरत अपने आप में हैरान करने वाली है। कांच की तरह पारदर्शी जेलीफिश से लेकर एक जहाज के जितनी बड़ी मछली तक, ये सभी समुद्र की दुनिया के अजूबे हैं। आप, मैं और धरती पर रह रहे सभी जीवों के दूर के पूर्वज कभी इसी पानी के अंदर जन्मे थे। धरती के सीने पर खड़ा विशाल समुद्र का भंडार कुदरत के लिए मानो एक लेबोरेटरी जैसा था, जिसके घोल में कुदरत ने जीवन को लेकर कई तरह के प्रयोग किए, जिससे बाद में आगे चलकर कॉम्प्लेक्स लाइफ का जन्म हुआ। इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है कि हमारे दूर के पूर्वजों ने कभी पानी से निकलकर धरती पर चलना शुरू किया होगा, और विज्ञान के पास ऐसा क्या सबूत है जो हमारे इतिहास की कड़ी को इन पानी में रहने वाले जीवों से जोड़ सके और ये साबित करे कि हमारे पूर्वज कभी इसी पानी में जन्मे थे। हमारे शरीर के कई हिस्से आज भी उन खूबियों को लिए हुए हैं जो आज से अरबों साल पहले हमारे पूर्वजों में पानी के अंदर विकसित हुई होंगी। ये मैं और आप हैं। जी हां, अपनी मां के गर्भ में इस समय हमारी उम्र केवल 24 दिन की है और इस स्टेज में हमारे सर के पास ये गिल्ड स्लिट्स मौजूद हैं, जिन्हें फेरिंगल पाउचेस भी कहते हैं। हैरानी की बात है कि मछली के अविकसित बच्चे में भी यही गिल्ड स्लिट्स पाए जाते हैं, जो आगे चलकर मछली के गलफड़ों में बदलते हैं, जबकि इंसानों में ये चेहरे, कान और जबड़ों का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह से गर्भ में 5वें या 6ठे हफ्ते में आकर इंसानी बच्चे में एक पूंछ भी विकसित होती है, जो उस समय हमारी रीढ़ का हिस्सा होती है, लेकिन आगे की डेवलपमेंट में ये रीढ़ के निचले हिस्से में बदल जाती है। इसके अलावा फॉसिल्स की स्टडी, डीएनए और बाकी जानकारियों से हमें ये पता लगता है कि हम जिंदगी के उस पेड़ की एक छोटी सी शाख हैं, जिसमें जीवन कई करोड़ों अलग अलग रूपों और अलग दिशाओं में विकसित हुआ, लेकिन इस सब की शुरुआत उस पेड़ के एक नन्हे बीज से हुई। पर इन सब के बीच एक और जरूरी सवाल मन में पैदा होता है कि जीवन आखिर सबसे पहले पानी के अंदर ही क्यों जन्मा। आइए इसके लिए धरती के इतिहास की एक झलक देखते हैं। आज से करीबन 3.8 अरब साल पहले इस समय धरती का माहौल बेहद कठोर था। यहां ऑक्सीजन का कोई नामो निशान नहीं था और साथ ही एटमॉस्फेयर भी काफी पतला था। सूर्य की घातक किरणों से बचाने के लिए ओजोन जैसी लेयर भी इस समय मौजूद नहीं थी। जीवन के लिए खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे नए प्लेनेट पर बिना किसी रोक टोक के बिखरती थीं। धरती का समूचा माहौल जीवन के पनपने के लिए नामुमकिन सा नजर आता था।
समय के साथ धरती पर फटते ज्वालामुखियों और आसमान से बरसते उल्काओं ने धरती की ऊपरी सतह को उथल पुथल कर दिया। बाहरी जगहों में ऐसे भीषण हालातों के मुकाबले धरती पर मौजूद पानी के अंदर कहीं ज्यादा सुरक्षित माहौल था और पानी की इसी महफूज पनाह में जीवन पहली बार धरती पर पनपा। हालांकि जिंदगी धरती पर सबसे पहले किस रूप में पैदा हुई, ये बात अब तक एक रहस्य है। कहा जाता है कि उस वक्त भी एक साथ मिलकर जिंदगी को पैदा करने वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर मौजूद थे, जिनसे सिंगल सेल से बने जीव पैदा हुए होंगे। लेकिन धरती पर सबसे पहले पैदा हुए जीवन को समझना शायद इतना आसान नहीं है। इसे एक लाइन में समझाना नामुमकिन है। जीवन धरती पर कैसे आया, इसे ठीक से समझने के लिए हमें विज्ञान के दूसरे पहलुओं पर भी नजर डालनी होगी। कई सवालों पर गौर करना होगा, जैसे कि एक जिंदा प्राणी आखिर क्या है, कौन सी जरूरी खूबियां ये तय कर देती हैं कि कोई चीज जिंदा है या नहीं। क्योंकि धरती पर कई चीजें ऐसी हैं जिनकी खूबियां हमसे मिलती जुलती हैं, लेकिन वे फिर भी जिंदा नहीं हैं। जैसे कि बादल हमारी तरह एक से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, हमारी तरह अपने आकार को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि बादल में अपनी कोई लाइफ नहीं है, यानी बादल हमारी तरह जीवित नहीं है। और ये सिंगल या डबल सेल लाइफ आखिर क्या है, इनमें ऐसा क्या मौजूद है जो इन्हें जिंदा प्राणी बना देता है। लाइफ की बात की जाए तो सभी जिंदा प्राणियों को हम दो तरह की खूबियों के कारण अलग कर सकते हैं। पहले वो जो सिंगल सेल से बने हैं और दूसरे वो जो कई सेल्स के आपस में मिलने से बने हैं। हम खुद खरबों छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने हैं। हमारे शरीर के ये सेल्स इतने छोटे हैं कि 10,000 सेल्स एक साथ एक पिन की नोक पर फिट हो सकते हैं। आसानी से समझा जाए तो कई सेल्स आपस में मिलकर छोटे टिश्यूज को बनाते हैं। टिश्यूज की परतें आपस में मिलकर हमारी बॉडी के किसी खास पार्ट को आकार देती हैं, जैसे कि दिल, फेफड़े, किडनी या स्किन। और ये सभी अलग अलग पार्ट जब आपस में मिलकर एक पूरे ढांचे को तैयार करते हैं तो वो जिंदा प्राणी इंसान या जानवर के रूप में पहचाना जाता है। वहीं सिंगल सेल से बने प्राणियों में केवल एक सेल ही उनकी पहचान के लिए काफी है। हालांकि ये सेल्स हमें बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ये अपने आप में जीवन का सबसे छोटा रूप है, यानी इन्हें हम लाइफ कह सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि ये सेल्स भी खुद में सबसे छोटे नहीं हैं, बल्कि इनके अंदर भी इनके अलग अलग हिस्से मौजूद हैं, जिनका काम आपस में बटा हुआ है और जिनकी साझी गतिविधियों से मिलकर बनता है एक सिंगल सेल। आइए अब ये जानते हैं कि इन सेल्स के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपस में मिलकर एक लाइफ को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए हमारी बॉडी के एक सेल को ले लेते हैं। सबसे पहले आती है इसकी परत, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेल को बाहरी आवरण देती है, यानी कि एक झिल्ली का काम करती है। इसे हम सेल की स्किन भी कह सकते हैं। ये कोई आम झिल्ली नहीं है, बल्कि ये पोषक तत्वों को पहचान कर उन्हें अंदर जाने देती है, जबकि जिन तत्वों से इसे खतरा है उनके लिए ये रास्ते को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा ये सेल्स के अंदर से वेस्ट को भी बाहर जाने देती है। इसके बाद आता है सेल के अंदर भरा हुआ लिक्विड, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ लिक्विड ही भरा है, बल्कि इसके कुछ अंग ऐसे हैं जो जरूरी कामों को अंजाम देते हैं। इसके स्पेशल पार्ट कुछ खास तत्वों को बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, और प्रोटीन को यूज करके ही सेल्स अपनी ज्यादातर केमिकल प्रोसेस को अंजाम देते हैं। इसके कुछ जरूरी तरह के हिस्से खाने के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ऐसे मटेरियल में बदलते हैं जो सेल्स की एनर्जी और ग्रोथ के लिए जरूरी है। इनसे बनाए गए पोषक तत्व पूरे सेल में खास तरह की ट्यूब्स की मदद से ट्रांसफर किए जाते हैं। यानी हमारे शरीर में मौजूद सेल्स के अंदर अपना एक सिस्टम है जो हमारे द्वारा खाए गए खाने से जरूरी चीजों को लेकर लगातार ग्रोथ करते रहते हैं।
और आखिर में आता है न्यूक्लियस, जिसे हम सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं। सेल के बीचों बीच मौजूद ये न्यूक्लियस सेल के कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है। ये सेल की ग्रोथ की देखभाल करता है। साथ ही इसका काम ये भी देखना है कि सेल डिवाइड होकर अपने जैसे दूसरे सेल्स को भी जन्म दे। यानी कि सेल्स अपने आप में इन हिस्सों के बिना जीवित नहीं रह सकता। खुद को जिंदा रखने के लिए जरूरी चीजों को सेल अपने इन्हीं हिस्सों के जरिए बनाता है और ये सभी अलग अलग हिस्से मिलकर एक सेल को बनाते हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है कि सेल जो जिंदगी का सबसे छोटा रूप है, यानी जिसे विज्ञान जिंदा मानता है, वो भी अपने अंदर ऐसे जरूरी हिस्सों को लिए हुए है जो इसके लिए काम करते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या सेल को छोड़कर उनके अंदर मौजूद अलग अलग हिस्से खुद में जीवित हैं? क्या अगर हम एक सेल के अंदर से न्यूक्लियस को बाहर कर दें तो क्या वो अपने आप में जिंदा रह पाएगा? क्या न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म खुद कोई बिसात नहीं रखते? क्या ये अकेले अपने आप में जिंदा हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सेल के ये हिस्से बेशक मिलकर पूरे सेल को बनाते हैं। सेल अपने आप में इन सब के साथ जिंदा कहा जा सकता है, लेकिन अकेले इन हिस्सों की अपनी कोई जिंदगी नहीं है। ये साथ मिलकर ही एक लाइफ के रूप में पहचाने जाते हैं। लेकिन ये सब बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि साइंटिफिक तौर पर जिंदगी अपने आप में क्या है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तभी हम इसके गहरे रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे। लेकिन आइए अब हम इन छोटे सेल्स के पार्ट को और गहराई में जाकर देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेल्स के ये सभी हिस्से अपने आप में आखिरी सबसे छोटी यूनिट नहीं है, बल्कि ये इनसे भी छोटे मैक्रोमोलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं। सेल के अंदर के न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और बाकी दूसरे हिस्से कुदरत में पाए जाने वाली दूसरे तत्वों से बने हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। तो क्या ये मैक्रोमोलिक्यूल ही सबसे छोटी यूनिट हैं? जी नहीं, इनका निर्माण भी साइज में इनसे कई गुना छोटे कणों से हुआ है। उदाहरण के लिए प्रोटीन को ले लेते हैं। प्रोटीन हमारे सेल की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी तत्व है, लेकिन ये आखिर बना किससे है? प्रोटीन को तोड़ने पर हमें सैकड़ों या हजारों की संख्या में अमीनो एसिड्स मिलते हैं। ये अमीनो एसिड्स आपस में एक खास पैटर्न में जुड़कर किसी खास तरह के प्रोटीन को बनाते हैं। हैरानी की बात है कि 20 तरह के अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर हजारों तरह की अलग अलग शेप में जुड़कर एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरह के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो क्या ये अमीनो एसिड्स हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट हैं? जी नहीं। सभी तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स साइज में इनसे भी छोटी यूनिट से मिलकर बने हैं। जी हां, आपने एटम्स के बारे में जरूर सुना होगा। एटम्स और इसके पार्ट न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इन्हीं अलग अलग तरह के एटम्स के मिलने से हमारे शरीर को बनाने वाले ये मैक्रोमोलिक्यूल बने हैं। आइए इस चेन को एक सीधी लाइन में आसानी से समझते हैं। किसी भी जिंदा प्राणी का शरीर अलग अलग हिस्सों के मिलने से बना है, जैसे कि दिल, दिमाग, फेफड़े वगैरह वगैरह। ये सभी अंग टिश्यूज की परतों से मिलकर बने हैं। ये टिश्यूज बने हैं छोटे छोटे सेल्स के मिलने से। इन सेल्स का निर्माण होता है प्रोटीन जैसे एलिमेंट से। प्रोटीन बना है अमीनो एसिड्स जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स से, और मैक्रोमोलिक्यूल्स बने हैं अलग अलग तरह के एटम्स के एक साथ जुड़ने से। लाइफ का एक कॉम्बिनेशन अपने आप में पेचीदा है, जिसे हमने अभी मोटे तौर पर जान लिया। इस मुश्किल कड़ी को सुलझाने से ये तो पता लग जाता है कि जिंदगी आखिर किन छोटे कणों से मिलकर बनी है। लेकिन इससे हमें ये पता नहीं चलता कि धरती पर जीवन सबसे पहले आखिर कैसे पैदा हुआ होगा, क्योंकि जीवित प्राणी को पैदा करने के लिए भी किसी दूसरे जीवित प्राणी की जरूरत होती है। तो सबसे पहला जिंदा प्राणी दुनिया में आखिर कहां से आया होगा? क्या साइंस ये बता सकता है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई? इस विषय में अब तक पूरी तरह से परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, लेकिन दुनिया भर में वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के समूह दिन रात इस रहस्य की परतों को खोलने में लगे हैं, और हम इन्हीं लोगों के द्वारा की जाने वाली खोजों और एक्सप्लेनेशंस को जानने वाले हैं, जिनसे हमें ये समझ आ सके कि आखिर धरती पर जीवन आया कहां से। डार्विन की थियरी के हिसाब से जिंदगी का ये रूप अरबों साल पहले एक बेहद सिंपल सी फॉर्म में जन्मे
किसी जीव से शुरू होकर धीरे धीरे समय के साथ जटिल होता गया। यानी शुरू में जन्मे जीवों का आकार, उनके अंग और उनके अंदर चल रही केमिकल प्रोसेस समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी आज के जीवों को लेकर हैं। शुरू में उनकी खूबियां और उनके अंदर चल रही गतिविधियां काफी सिंपल थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जन्म लेने वाले नए जीवों में अपनी पूर्वजों की तुलना में काफी बदलाव आने लगा। उनमें नए अंग और नई खूबियां विकसित होने लगी। आइए इसे और आसानी से समझने के लिए